समझिएगा। लास्ट क्लास में फटाफट से मैं वापस से कैपिटल रिवाइज करा रहा हूँ। कैपिटल कौन कौन सी थी, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल में अपन ने पहली कैपिटल कौन सी देखी थी, बताना फटाफट से। ऑथराइज कैपिटल, कौन सी कैपिटल, ऑथराइज या फिर नॉमिनल या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल, तीनों का एक ही नाम है, ठीक है जी। ऑथराइज या फिर रजिस्टर्ड या फिर नॉमिनल कैपिटल का मतलब है ये मैक्सिमम कैपिटल है जितनी कंपनी इशू कर सकती है, इससे ज्यादा कंपनी इशू नहीं कर पाएगी। कैपिटल क्लॉज में अगर हमने क्या एग्जांपल लिया, हमने लिया कि 1 लाख इक्विटी शेयर्स है, 1 लाख इक्विटी शेयर्स है, 10 रुपए का एक है, तो बताओ फटाफट से ऑथराइज कैपिटल कितनी हो जाएगी। ऑथराइज कैपिटल हो जाएगी 10 लाख। क्या ऐसा जरूरी है कि मैं मार्केट में हमेशा 10 लाख रुपए की कैपिटल इशू करूं? नहीं साहब, मुझे कम पैसे की जरूरत है, तो मैंने क्या किया, मैंने 80,000 शेयर इशू कर दिए। कितने शेयर? 80,000। 80,000 शेयर 10 रुपए का एक, तो मेरे पास मैंने कितनी इशू करी मार्केट में? 8 लाख रुपए की। अब जितने मैंने इशू करे मार्केट में, क्या जरूरी है सारे के सारे सब्सक्राइब हो जाए, सारे के सारे लोग खरीद लें? नहीं साहब, हमने माना कि हमारे कितने शेयर सब्सक्राइब हुए? 75,000 शेयर। कितने सब्सक्राइब हुए? 75,000। 10 रुपए का एक, यानी कि मेरी सब्सक्राइब कैपिटल कितनी हो गई? 7.5 लाख रुपए। अब प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर फर्दर दो पार्ट है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। मैंने आपको बताया कि शेयर हम दो तरीके से इशू कर सकते हैं, एक तो कौन सा, लमसम मेथड, और दूसरा कौन सा था, इंस्टॉलमेंट मेथड। लमसम मेथड में क्या था बताओ फटाफट से। लमसम में था बेटा 10 रुपए का शेयर है, एक ही बार में पूरे 10 रुपए मंगा लेंगे, एक ही बार में क्या मंगा लेंगे? 10 रुपए। अगर लमसम वाला मेथड है तो फिर इसके अंदर तो गड़बड़ होने का चांस ही नहीं है, मतलब इसमें हमेशा शेयर क्या रहेंगे? फुली पेड अप ही रहेंगे नॉर्मली, ठीक है ना। नॉर्मली क्या रहेंगे? फुली पेड अप, क्योंकि 10 रुपए की अगर फेस वैल्यू, मैंने अगर पूरे 10 रुपए एक ही बार में मंगा लिए तो इसमें डिफॉल्ट होने का भी कोई चांस नहीं है, और 10 रुपए का शेयर का पूरे 10 मंगा लिए तो वैसे भी फुली पेड अप हो जाएगा। अगर दिक्कत कहां पे आती है? जहां पे शेयर किसमें इशू किया जाता है? इंस्टॉलमेंट में। इंस्टॉलमेंट कैसे कैसे? एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, और फिर उसके बाद लास्ट में कौन सी आती है? कॉल मनी। कॉल कितनी भी हो सकती है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, ठीक है। तुम्हारी 12th क्लास में मैक्सिमम 2 कॉल पे क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा नहीं आता, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे, ठीक है ना। अच्छा, अब ध्यान से समझिएगा बेटा, एप्लीकेशन मनी क्या है? एप्लीकेशन मनी है बेसिकली जब आप शेयर अप्लाई करेंगे तो आपको एप्लीकेशन मनी पे करनी पड़ेगी, ठीक। उसके बाद है शेयर अप्लाई करने के बाद जब शेयर आपको मिल गए, शेयर आपको मिल गए, उसके बाद कौन सी मनी पे करनी पड़ती है? अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी के बाद फिर कंपनी 1-2 महीने के बाद या जितने टाइम पीरियड में फिक्स होगा उसके बाद क्या मंगा लेगी? कॉल का पैसा। अब ध्यान से समझिएगा, एक शेयर होल्डर ने, ध्यान से समझिएगा, हमने कहा साहब 75,000 में से 70,000 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने पूरे के पूरे 10 रुपए दे दिए, मतलब एप्लीकेशन के पैसे भी दे दिए, अलॉटमेंट भी दे दी, कॉल मनी के पैसे भी दे दिए। लेकिन 5,000 शेयर ऐसे हैं जिन्होंने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, बट कॉल का पैसा नहीं दिया, कॉल का पैसा नहीं दिया। तो एक बात बताओ, अगर उन्होंने कॉल का पैसा नहीं दिया तो क्या मैं इन्हें फुली पेड अप की कैटेगरी में डाल सकता हूँ? नहीं डाल सकते। हमें इसको कौन सी में डालना पड़ेगा? नॉट फुली पेड अप वाली में। तो हमने 5,000 की वर्किंग कैसे करी? ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट वर्किंग है बहुत ज्यादा। ये बैलेंस शीट का एक पार्ट है छोटा सा जो आपको हर बार यूज करने में आएगा। 5,000 शेयर ऐसे, कितने का एक है? 10 रुपए का। तो बताओ टोटल शेयर कितने के हो गए? 50,000 के। 5,000 शेयर ऐसे हैं जिन्होंने 2 रुपए नहीं दिए, 2 रुपए नहीं दिए, तो कितना पैसा नहीं आया? 5,000 शेयर इंटू 2 रुपए, कितना पैसा नहीं आया? 10,000 रुपए नहीं आए। तो बेटा जी मेरे पास अल्टीमेटली कितना पैसा आया होगा? 40,000 रुपए। 50 आने थे, 10 नहीं आए, तो कितने आ गए मेरे पास? 40,000। ये सारे के सारे शेयर कौन सी कैटेगरी में रहेंगे? नॉट फुली पेड अप वाले में। किसमें रहेंगे? नॉट फुली पेड अप में। दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका मतलब क्या? दूसरा सिनेरियो भी बन सकता है। 10 रुपए का शेयर था, कितने का शेयर था? 10 रुपए का। कंपनी ने अपने आप ही 8 रुपए मंगाए, 2 रुपए मंगाए ही नहीं, ठीक है। कंपनी ने एप्लीकेशन का पैसा मंगाया, अलॉटमेंट का पैसा मंगाया, कॉल का पैसा खुद से नहीं मंगाया। बात समझ में आ गई? खुद से नहीं मंगाया। अगर खुद से भी नहीं मंगाया तो बताओ 10 रुपए के शेयर पे जब मैंने 8 रुपए मंगा रखे हैं तो क्या ये शेयर फुली पेड अप में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। हमने एक एग्जांपल बनाया छोटा सा, ये वाला एग्जांपल हमने लिखा, एज्यूम कंपनी हैज नॉट कॉल्ड ₹2 on 75,000 शेयर। कंपनी ने पूरे के पूरे 75,000 शेयर पे लास्ट के 2 रुपए नहीं मंगाए। अगर लास्ट के 2 रुपए नहीं मंगाए तो पूरे के पूरे 75,000 शेयर कौन सी कैटेगरी में चले जाएंगे? नॉट फुली पेड अप वाली में। इसको लिखेंगे कैसे? बहुत ध्यान से। 75,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, 8 कॉल्ड अप। क्या बोला हमने? 8 कॉल्ड अप, क्योंकि अपन ने मंगाए कितने हैं? 8 रुपए। कितने मंगाए? 8 रुपए। कॉल्ड अप किसे बोला जाता है? कॉल्ड अप बोला जाता है जितने कंपनी ने पैसे मंगाए।
पेड अप किसे बोला जाता है? जितने पैसे आ गए, जितने पैसे आ गए। अगर 10 रुपए मंगाए और पूरे के पूरे 10 रुपए आ गए तो हम उसको बोलेंगे फुली पेड अप शेयर है। कैसा बोलेंगे? फुली पेड अप। अगर पूरे पैसे नहीं आए तो हम उसे क्या बोलेंगे? नॉट फुली पेड अप या फिर पार्टली पेड अप शेयर बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है यहाँ तक की कहानी? आगे बढ़ जाए अपन। अब आइएगा भयंकर इंपॉर्टेंट डिफरेंस प्यारे बच्चों, इसके ऊपर आता है आपके पास बार बार क्वेश्चन, ठीक है ना? दिल सितारे बना लीजिए, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इसका क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और 1 मार्क के लिए भयंकर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक क्या है? बेसिकली छोटा सा पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। क्या वर्ड लिखा है? एक वर्ड लिखा है आपके पास रिजर्व कैपिटल और दूसरा वर्ड क्या लिखा है? कैपिटल रिजर्व। वर्ड इधर उधर स्वैप कर दिए, वर्ड क्या करें? इधर उधर स्वैप, रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व। लेकिन प्यारे बच्चों वर्ड जैसे ही स्वैप करें भयंकर मीनिंग में चेंज आ जाएगा, ठीक है ना? ध्यान से समझिएगा। सर रिजर्व कैपिटल का क्या मतलब है? बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे। हमारे पास एक शेयर है जिसकी फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। कितनी फेस वैल्यू है? 10 रुपए। एप्लीकेशन पे हमने मंगा लिए 5, अलॉटमेंट पर अपन ने मंगा लिए 3, कॉल पर कितना पैसा आना बाकी है? 2 रुपए। अब ध्यान से समझिएगा, हमने एप्लीकेशन का पैसा भी मंगा लिया, हमने अलॉटमेंट का पैसा भी मंगा लिया और हमने कॉल के 2 रुपए कॉल्ड अप नहीं किए, नॉट कॉल्ड अप। अपन ने ये पैसा मंगाया ही नहीं। बात समझिएगा ध्यान से, हमने ये 2 रुपए मंगाया ही नहीं। क्या सर हम ये 2 रुपए 1-2 महीने बाद मंगाएंगे? नहीं मंगाने वाले। हमने इस 2 रुपए को रिजर्व कर दिया। इस 2 रुपए को क्या कर दिया? इसको हमने रिजर्व कर दिया। सर रिजर्व करने का मतलब क्या है? बेटा रिजर्व करने का मतलब है जब कंपनी का बंद होने का टाइम आएगा। क्या होने का टाइम आएगा? बंद। कंपनी लिक्विडेट होगी या वाइंड अप होगी या फिर डिसॉल्व होगी। जब कंपनी बंद होगी उस टाइम पे कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आ गई? कंपनी को उस टाइम पे क्या पड़ सकती है? पैसे की जरूरत। तो इन्होंने ये 2 रुपए किस काम के लिए रखे हैं? जब कंपनी बंद होगी तब हम वो पैसा मंगाएंगे। तो आसान भाषा में इन्होंने 2 रुपए को रिजर्व कर लिया। 2 रुपए को क्या कर लिया? रिजर्व कर लिया। इसको बोला जाता है रिजर्व कैपिटल। क्या बोला जाता है इसको? रिजर्व कैपिटल। देखो आराम से ध्यान से पढ़ो, इसी तरीके से इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा मिलेगा। इट इज दैट पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल। कौन सी कैपिटल? अनकॉल्ड, जो हमने ही नहीं मंगाई। अनकॉल्ड कैपिटल विच इज कॉल्ड इन द इवेंट ऑफ कंपनीज वाइंडिंग अप और क्लोजर ऑफ कंपनी। वाइंडिंग अप के बाद मैंने क्लोजर लिख दिया, हालांकि क्लोजर एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है लेकिन मैंने आसान भाषा में समझने के लिए लिखा है। असल वर्ड कंपनी जब बंद होती है तो क्या लिखा जाता है? वाइंडिंग अप या फिर बोला जाता है लिक्विडेट होना, ठीक है ना? या तो वाइंडिंग अप या फिर लिक्विडेट होना। कंपनीज एक्ट में वर्ड यूज करा वाइंडिंग अप, ठीक? हर जगह पे आपको वाइंडिंग अप की वर्ड लिखा मिलेगा, लिक्विडेट भी नॉर्मली नहीं मिलेगा। तो प्रॉपर वर्ड क्या है? वाइंडिंग अप। लेकिन मैंने समझने के लिए क्या लिख दिया? क्लोजर ऑफ कंपनी, यानी कि जब कंपनी बंद होगी तब। बात समझ में आ गई? रिजर्व कैपिटल का क्या मतलब है? कैपिटल का वो पार्ट जो हम सिर्फ कब मंगाएंगे? जब कंपनी बंद होगी। जब कंपनी बंद होगी उस टाइम पे जो भी कैपिटल का पार्ट मंगाएंगे उसे क्या बोला जाएगा? रिजर्व कैपिटल। बात समझ में आ गई? इसके ऑपोजिट कैपिटल रिजर्व। ये तो बहुत सिंपल सी चीज है प्यारे बच्चों, आसान भाषा में समझिएगा। अगर आपको कभी भी कैपिटल नेचर का प्रॉफिट हो, किस नेचर का प्रॉफिट हो? कैपिटल नेचर का प्रॉफिट हो, तो वो हमेशा कौन सी रिजर्व में चला जाता है? कैपिटल रिजर्व में, ठीक है ना? हमेशा वर्ड ना भी बोलूं तो भी बेहतर है, लेकिन आप उसको कौन से रिजर्व में डाल सकते हो? कैपिटल रिजर्व में। बात समझ में आ गई? ये बेसिकली वो रिजर्व है जो कि फ्री नहीं है। फ्री का मतलब क्या होता है? फ्री का मतलब आप उसको कहीं पे भी इस्तेमाल कर लो। अगर आप कैपिटल रिजर्व में पैसा डालते हो तो उसके यूजेस लिमिटेड हैं, जहां जहां पे आप इस्तेमाल कर सकते हो उस चीज को, ठीक है ना? सर ये कैपिटल रिजर्व का कोई एग्जांपल जैसे कब बनती होगी? फॉर एग्जांपल तुमने मशीनरी खरीदी 10,000 रुपए की, तुमने उसको 12 में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 12 में। कितने का फायदा हुआ? 2,000 का। ये 2,000 का फायदा रेवेन्यू नेचर का है कि कैपिटल नेचर का है? मशीनरी बेची है। क्या मशीनरी रोज रोज खरीदते बेचते हैं अपन? नहीं। हमने अगर मशीनरी बेची और मुझे फायदा हो गया तो कौन से नेचर का फायदा है? कैपिटल नेचर का। तो उस प्रॉफिट को मैं कहां पे लेके जा सकता हूँ? कैपिटल रिजर्व में। कहां पे लेके जा सकता हूँ? कैपिटल रिजर्व में। आसान भाषा में ये फ्री प्रॉफिट नहीं है, फ्री रिजर्व नहीं है, जिसको आप एज अ डिविडेंड जब चाहो जब पाएगा। बात समझ में आ गई? ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है। इट इज दैट पार्ट ऑफ रिजर्व which is not free for distribution as dividend. आप उसको बांट नहीं सकते, ठीक है ना? In other words, it is the reserve that set aside out of capital profits. जब भी आपको capital profits होंगे आप उसमें से कुछ पार्ट उठा के किसमें डाल सकते हैं? कैपिटल रिजर्व। बात समझ में आ गई? ठीक है ना? इसके ऊपर 1 नंबर का क्वेश्चन हाईली इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बनता है और यहाँ पे नहीं बनता। डिफरेंस नहीं पूछेगा तुम लोगों से, डिफरेंस नहीं पूछेगा तुमसे, इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा रिजर्व कैपिटल।
बार बार इसी पे क्वेश्चन पूछेगा रिजर्व कैपिटल पे, ठीक है ना, घुमा फिरा के हर सैंपल पेपर में दिख जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ गया अपन, चलो आइएगा फटाफट से। चलो अब तुम लोग फटाफट से मेरी हेल्प करो भाई लोगों, मैं भूल गया हूँ, ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 1 हमें आसान सी चीजें कैलकुलेट करनी है इसके अंदर। अभी अपन ने क्या सीखा, रजिस्टर्ड कैपिटल, और रजिस्टर्ड के बाद कौन सी आती है, इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल के बाद कौन सी आती है, सब्सक्राइब कैपिटल। आसान भाषा में समझिएगा, एक बार बार क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है, क्या इशूड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल का पार्ट है या फिर नहीं। इशूड कैपिटल किसका पार्ट है, ऑथराइज कैपिटल का एक छोटा पार्ट है। अगर आप चाहो 1 लाख की ऑथराइज कैपिटल है, हो सकता है आप 1 लाख के पूरे शेयर इशू कर दो, लेकिन उससे ज्यादा नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो ऑथराइज कैपिटल हमेशा ज्यादा होगी, इशूड कैपिटल उसके बराबर या फिर उससे कम हो। बात समझ में आ गई, चले आगे चलिए। अब फटाफट से एग्जाम्पल नंबर 1 नोट से कर लीजिएगा अपने, ठीक है ना, यहीं पे सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है, ए लिमिटेड a company registered with an authorized capital of 1,50,000 equity share of ₹10 each, ठीक है। ऑथराइज कैपिटल कितनी है बोलो फटाफट से, 1,50,000 शेयर, कितने का एक है, 10 रुपए का एक। आगे इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स, कितने शेयर इशू करें, 1 लाख इक्विटी। ऑथराइज कितने थे, 1.5 लाख, लेकिन इशू कितने करें, 1 लाख, हो सकते हैं बिल्कुल। 96,000 शेयर हैज बीन सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, क्या रहा भाई 96,000 शेयर किसने सब्सक्राइब कर लिए, पब्लिक ने। इट हैज कॉल्ड द टोटल फेस वैल्यू ऑफ शेयर एंड रिसीव्ड द अमाउंट एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑफ 3 ऑन 10,000 इक्विटी शेयर, कह रहा भाई सारे के सारे पैसे आ गए हमारे पास। हमने कितने शेयर सब्सक्राइब हुए थे बोलो फटाफट से, 96,000। 96 में से सारों के पैसे आ गए, लेकिन 10,000 शेयर ऐसे हैं 96 में से जिन्होंने कितना पैसा नहीं दिया, 3 रुपए नहीं दिए। लिखा है साहब, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रजिस्टर्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है ना। आइएगा फटाफट से सॉल्यूशन कर डालेंगे। बताओ फटाफट से पहले ऑथराइज कैपिटल कितनी है, बताओ फटाफट से ऑथराइज कैपिटल कितनी है, कैसे लिखोगे जरा बताओ फटाफट। 1,50,000 इक्विटी शेयर्स, सारे बच्चे नोट करना शुरू कर दो साथ साथ में, ठीक है ना, साथ साथ में नोट करिए। इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, कितना पैसा, 15 लाख रुपए, कितने पैसे, 15 लाख रुपए। बात समझ में आ गई। ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज्ड के बाद सर कौन सी कैपिटल आती है बेटा, इशूड कैपिटल। कौन सी कैपिटल, इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल सर 1,50,000 ऑथराइज थी, 1,50 ऑथराइज थी, हमने कितने इशू करे, 1 लाख। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, कितना पैसा हो जाएगा, 10 लाख रुपए। कितना आ जाएगा, 10 लाख रुपए। अब प्यारे बच्चों मुझे फटाफट से जरा बताइएगा कि अपने पास सब्सक्राइब कैपिटल में सारे के सारे शेयर फुली पेड अप में जाएंगे या फिर कुछ फुली पेड अप में जाएंगे, कुछ पार्टली पेड अप में जाएंगे, या सारे पार्टली पेड अप में जाएंगे, बोलो फटाफट से। कितने फुली में जाएंगे ये बोलो, कितने फुली में जाएंगे, फुली पेड अप में कितने जाएंगे बोलो फटाफट से, 86,000। सिंपल है बेटा, 96 सब्सक्राइब हुए थे, 10,000 ने डिफॉल्ट कर दिया तो उनको फुली पेड अप की कैटेगरी से हटा दें, ठीक है। बाकी के बच गए 86,000, 86 अपने किस में जाएंगे, फुली पेड अप में, और बाकी के 10 किस में जाएंगे, पार्टली वाले में। आ जाओ फटाफट से, सब्सक्राइब कैपिटल हेडिंग बना दो, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के नीचे एक और हेडिंग, कौन सी, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। कितने शेयर आएंगे बोलो फटाफट से, सर सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में आएंगे 86,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कितना पैसा हो गया, 8,60,000 रुपए। उसके बाद सेकंड कैटेगरी बनेगी इसके अंदर, सब्सक्राइब्ड
but not fully paid up, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। प्यारे बच्चों, इसके अंदर क्या लिखेंगे अपन, बताओ फटाफट से। 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कितना पैसा बोलो फटाफट से, 1,00,000 रुपए। इसमें से माइनस कर देंगे, बताओ फटाफट से क्या माइनस करेंगे, कॉल्स इन एरियर्स। क्या माइनस करेंगे, कॉल्स इन एरियर्स। क्या लिखेंगे, कॉल्स इन एरियर्स। कितने हैं बताओ फटाफट से। सर 10,000 शेयर पे कितने रुपए नहीं आए हैं, 3 रुपए। तो कितना पैसा नहीं आया है, 30,000। तो बताओ फटाफट से टोटल पैसा कितना आया है, 70,000। सब्सक्राइब कैपिटल का टोटल बता दो कितना होगा। सब्सक्राइब कैपिटल का 8,60,000 प्लस 70,000, 9,30,000। बात खत्म। कितना है, 9,30,000। तुम लोगों को पता है 2025 में एक ऐसा क्वेश्चन आया 6 नंबर का, ठीक है ना। उसमें पता क्या किया उन्होंने, 2025 में ना मजे की बात एक चीज हुई है, 20 क्वेश्चन तो एमसीक्यू के आते हैं, ठीक है ना। उन्होंने एक बैलेंस शीट का क्वेश्चन दिया 6 नंबर का, और 6 नंबर में 6 एमसीक्यू डाले। तो इसका मतलब इफेक्टिवली 26 एमसीक्यू 2025 के अभी रिसेंट वाले पेपर में 6 एमसीक्यू और डाल दिए, बैलेंस शीट बनाई और 6 एमसीक्यू क्वेश्चन और डाल दिए। तो 20 तो करने ही थे, उसके अलावा 6 एमसीक्यू और थे। तो भाई लोग पैटर्न के साथ तो खिलवाड़ करते, ठीक है ना। पैटर्न के साथ थोड़ा थोड़ा खिलवाड़ तो होता है बीच बीच में। तो आप जो एक्सपेक्ट करके जाओगे नॉर्मली वैसा ही मिलेगा सारा पेपर। लेकिन कई जगह पे अगर ध्यान से देखो ना, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है, तो तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। बल्कि पता है क्या था, वो 6 नंबर का क्वेश्चन अगर जिसको कॉन्सेप्ट आता था, वो 6 नंबर का क्वेश्चन 6 मिनट में खत्म हो गया। जिसको कॉन्सेप्ट आता था, जिसको नहीं आता वो तो उसके लिए 6 नंबर सारे बेकार ही होंगे, ठीक है ना। तो अगर कॉन्सेप्ट आता तो, वरना 6 नंबर का क्वेश्चन बनाने में आपको कम से कम 15 से 16 मिनट लग जाते हैं, जो टाइम सेविंग बहुत है वहां पर, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे आप, ठीक है। ये नोट हो गया सबका, रूटिंग डन। अब आइएगा फटाफट से प्यारे बच्चों, ये मैंने जितने पॉइंट लिखे हैं आपके सामने भयंकर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे दिल सितारे बना लीजिएगा। अगेन 1 मार्क के लिए बिल्कुल खतरनाक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क के लिए भयंकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा जरा फटाफट से, इधर 2-3 बातें, ठीक है, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों फटाफट से। बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए, एक एबीसी लिमिटेड कंपनी है, ठीक है ना। उसने मार्केट में 1,00,000 शेयर इशू करे। उसने मार्केट में कितने शेयर इशू करे, 1,00,000 शेयर। सारे बच्चे सामने देखेंगे फटाफट से, इंपॉर्टेंट चीज है। एबीसी लिमिटेड उसने 1,00,000 शेयर मार्केट में इशू करे, ठीक है ना। 1,00,000 शेयर मार्केट में क्या करे, इशू। और लोगों को बोला भाई हमारे 1,00,000 शेयर है, इसको सब्सक्राइब कर लो। क्या ऐसा जरूरी है कि पूरे के पूरे 1,00,000 शेयर बिक जाए? क्या ऐसा जरूरी है? नहीं था, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मान लीजिए मेरे 86,000 शेयर इसमें से सब्सक्राइब हो गए, क्या हो गए, 86,000 शेयर सब्सक्राइब हो गए, 14,000 शेयर मेरे नहीं बिके। बताओ फटाफट से इस केस में क्या कंपनी ऐसा कर सकती है कि भाई वो 86,000 शेयर दे और मामला सेट हो जाए कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, 14,000 नहीं ली? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा कतई भी नहीं हो सकता। सर क्या मतलब? बेटा ध्यान से सुनिएगा, इंडिया में जो शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है वो कौन सा बोर्ड है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इन्होंने एक बेसिक रूल निकाल रखा है। इन्होंने कहा साहब अगर आपने मार्केट में शेयर इशू करे और आपका सब्सक्रिप्शन 90% से कम आया, 90% से कम आया, तो आपका इशू हो जाएगा रिजेक्ट। क्या हो जाएगा? इशू रिजेक्ट। रिजेक्ट होने का मतलब क्या है कि सर ये जो 86,000 लोगों ने पैसे दिए थे, तो अब इसका क्या होगा? सारे के सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे 14 दिन के अंदर। सारे के सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे कितने दिन में? 14 दिन में सबको पैसा वापस करना पड़ेगा, इशू हो जाएगा रिजेक्ट। कब होगा? अगर आपने सब्सक्रिप्शन 90% से क्या हुआ? कम। अब ध्यान से देखना, मेरे 1,00,000 शेयर मैंने कंपनी में इशू करे, मिनिमम एप्लीकेशन कितने की आनी चाहिए थी? 90,000 शेयर की। अगर 90 से कुछ भी नीचे आया, एक शेयर भी एप्लीकेशन में, पूरा का पूरा इशू हो जाएगा रिजेक्ट।
ठीक है ना। आप ध्यान से समझिएगा, भयंकर चीज ये है कि सर इशू करने में इतना सारा पैसा लगता है, ठीक है ना, इशू करने में, सारी कंप्लाइंस करने में कितना सारा पैसा खर्चा हो जाता होगा, और कंपनी लास्ट में इशू करने जाए और शेयर का इशू सारा का सारा रिजेक्ट हो जाए तो कंपनी की तो बैंड बच जाएगी। तो इसका कोई सेफ गार्ड तो होगा, कुछ ना कुछ तो बचाव करती होगी कंपनी। यस, इसका बचाव करती है कंपनी, किनको लाके, अंडर राइटर्स को। किसको असाइन करती है, किसको अपॉइंट कर देती है कंपनी, अंडर राइटर्स। सर ये अंडर राइटर क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो भी कम रह जाएगा, जो भी कम रह जाएगा वो कौन खरीदेगा, अंडर राइटर। जो भी कम रह जाएगा वो कौन खरीद लेगा, अंडर राइटर्स खरीद लेंगे। बात समझ में आई। वो क्या करते हैं, वो इस चीज की कमीशन चार्ज करते हैं। वो इस चीज की क्या करते हैं, कमीशन। सर कमीशन क्यों ले रहे हैं, बेटा रिस्क ले रहा है ना, क्या ले रहा है, रिस्क। और सर वो रिस्क अगर मान लीजिए 1 लाख में से 86,000 शेयर सब्सक्राइब हो गए तो वो कमीशन 14,000 शेयर पे लेंगे या फिर पूरे 1 लाख पे लेंगे। सोच के बताओ फटाफट से। अंडर राइटर्स अगर 1 लाख शेयर थे, 86,000 शेयर सब्सक्राइब होगा, 14,000 अंडर राइटर्स ने ले लिए। अंडर राइटर्स जो कमीशन लेंगे वो 14,000 शेयर की लेंगे या फिर पूरे के पूरे 1 लाख की लेंगे, पूरे के पूरे 1 लाख, पूरे 1 लाख की। क्यों बेटा, उन्होंने रिस्क लिया है ना। अगर मान लो एक भी शेयर नहीं बिकता, अगर एक भी शेयर सब्सक्राइब नहीं होता तो पूरे के पूरे किसको लेने पड़ जाते, अंडर राइटर्स को। पूरे के पूरे किसको लेने पड़ जाते, अंडर राइटर को। तो अंडर राइटर कितनी कमीशन लेंगे, 1 लाख में। बेटा इतनी बातें नहीं चलेंगी, मैं पहले बोल रहा हूँ, अब आखिरी वार्निंग है, क्लास से बाहर हो जाऊंगा, ठीक है। तो बताओ फटाफट से कितना परसेंट होगा, 90% मिनिमम, ठीक है ना। कितना है, 90%। ये बात कौन बोल रहा है, सेबी। इसलिए बता रहा हूं बार बार, सेबी का नाम क्वेश्चन पता है कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कंपनी के मिनिमम सब्सक्रिप्शन इतना इतना होना चाहिए। ये बात कौन बोलता है, ऑप्शन में बोलेगा सेबी एज पर कंपनीज एक्ट 2013 और आरबीआई, और इस तरीके की एजेंसीज बना के दे देगा। बच्चा क्या पढ़ के गया है, कंपनी का पार्ट। बच्चा क्या सोचेगा, इसका आंसर होना चाहिए कंपनीज एक्ट, जबकि बोला किसने है, सेबी। बात समझ में आ गई, बोला किसने, सेबी वालों ने। तो सेबी वालों ने बोला तो सेबी वालों का ही ऑप्शन बनेगा। ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। एज पर सेबी ए कंपनी मस्ट रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ 90% ऑफ द शेयर इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन। जितने शेयर आपने इशू करे मार्केट में, उसका मिनिमम कितना सब्सक्रिप्शन आना चाहिए, 90%। इससे कम आएगा तो मामला गड़बड़ है, इशू रिजेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल ध्यान से देखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स। सर ये क्या बात है, बेटा हमने शेयर इशू करे, शेयर होल्डर को बोला भाई साहब पैसे दे दो। किसके पैसे, अलॉटमेंट के पैसे मंगाए, कॉल के पैसे मंगाए। उस बंदे ने कॉल पे डिफॉल्ट कर दिया, पैसे टाइम पर नहीं दिए, तो कंपनी कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगी उसके, 10% पर एनम। ये बात कहाँ लिखी है, एज पर टेबल एफ ऑफ दी कंपनीज एक्ट। कहाँ पे लिखी है, एज पर टेबल एफ। अब ध्यान से समझिएगा, सर ये क्या हमारे पास कैलकुलेट करने को भी आ सकता है कि हमारे पास एक बंदे ने कॉल इन एरियर करा, 3 महीने के बाद पैसे दिए, नहीं साहब ये सब कुछ नहीं है। तुम्हें सिर्फ क्या याद रखना है, इंटरेस्ट रेट। तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ इतना ही है, कैलकुलेशन इंटरेस्ट वाला पार्ट वो सिलेबस से बाहर है, वो सिलेबस में नहीं है। सिर्फ क्या याद रखना है अपने को, कॉल इन एरियर पे कितना टका इंटरेस्ट है, 10%। कितना है, 10%, ठीक है। अच्छा, अगर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस वाला सीन है। सर कॉल्स इन एडवांस का क्या सीन बनेगा, प्यारे बच्चों, एक बंदे से हमने एप्लीकेशन के पैसे मंगाए, मान लीजिए ऐसे सीन था, एप्लीकेशन पे 5, अलॉटमेंट पर 3 और कॉल पर 2, ठीक है जी। कॉल पर कितने पैसे, 2 रुपए। उस बंदे ने एप्लीकेशन के पैसे मंगाए, एप्लीकेशन के दे दिए। जब अलॉटमेंट के पैसे मंगाए तो उसने अलॉटमेंट भी दे दी, साथ में कॉल का पैसा भी दे दिया। साथ में किसका पैसा दे दिया, कॉल का। तो एक बात बताओ, क्या कॉल के पैसे अभी मैंने मंगाए हैं, नहीं मंगाए, उसने एडवांस में पे कर दिए। अगर एडवांस में पे कर दिए तो उसे क्या बोला जाएगा, कॉल्स इन एडवांस। सर कॉल्स इन एडवांस का सिर्फ कॉल पे ही होगी, अलॉटमेंट पर भी हो सकती है, अलॉटमेंट पे भी हो सकती है। कॉल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कॉल पे ही होगी, बात समझ में आ गई, अलॉटमेंट पर भी हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, अगर किसी शेयर होल्डर ने एडवांस में पैसा दे दिया तो उसको कंपनी कितना पैसा देगी, 12% पर एनम। याद रखने का क्या तरीका है, कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर्स में कंपनी को नुकसान होता है। कंपनी को क्या होता है, नुकसान। सर नुकसान कैसा होता है, बेटा कॉल्स इन एडवांस होगा तो कंपनी को देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। देना कितना पड़ रहा है, 12%। अगर कॉल्स इन एरियर्स होगा तो कंपनी को पैसा शेयर होल्डर से इंटरेस्ट का लेना है। मिल कितना रहा है, 10 मिल रहा है, 10 और जा कितना रहा है, 12। नुकसान है सीधा सीधा सा। याद रखने का क्या तरीका है, कंपनी को नुकसान हो रहा है, क्योंकि आप 10 और 12 में कंफ्यूज हो सकते हो कि 10 कॉल्स इन एरियर्स पे था कि कॉल्स इन एडवांस पे था। याद कैसे रखना है कि भाई अगर
ये वाला सीन आया, कॉल इन एरियर्स कॉल इन एडवांस, तो कंपनी को हमेशा क्या होगा, नुकसान। मतलब 10 और 12 में से 12 जाएगा और 10 आएगा। कॉल इन एडवांस पे 12 और कॉल इन एरियर्स पे 10। याद रहेगी ये वाली बात, ठीक है। चलो आगे फटाफट से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिनिमम एप्लीकेशन मनी। किस पे लिखा है, मिनिमम एप्लीकेशन मनी, ध्यान से समझिएगा। मिनिमम एप्लीकेशन मनी में दोनों ने बोला है, एज पर कंपनीज एक्ट और सेबी। अल्टीमेटली कंपनीज एक्ट ने अपना पल्ला झाड़ दिया है। कैसे झाड़ दिया उन्होंने पल्ला, क्या बोल रहे हैं, 5% ऑफ द फेस वैल्यू और प्रेस्क्राइब्ड बाय द सेबी। कह रहा है कि भाई या तो शेयर की कम से कम 5% वैल्यू होनी चाहिए एप्लीकेशन मनी पे, या फिर जो सेबी बोले, तो अल्टीमेटली किसकी चलने वाली है, सेबी की चलने वाली है। और सेबी वालों ने क्या बोल दिया, नॉट लेस देन 25% ऑफ द इशू प्राइस। बहुत ध्यान से वर्ड पढ़िएगा, जहां पे लिख रहा है 5% ऑफ द फेस वैल्यू, यहां लिख रहा है 25% ऑफ द इशू प्राइस। ध्यान से समझना, अगर मेरे पास एक शेयर 10 रुपए का है जिसकी फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू, तो कंपनीज एक्ट कह रहा है, बल्कि मैं इसको 100 रुपए ले लेता हूं 1 मिनट के लिए, कितनी फेस वैल्यू शेयर की मेरे पास, 100 रुपए। तो कंपनीज एक्ट कह रहा है कि एप्लीकेशन पे कम से कम कितने पैसे लो, 5 रुपए लेने पड़ेंगे। 5% के हिसाब से कितने, 5 रुपए, ठीक है ना। ये आ गए इसके पास 5 रुपए, बात समझ में आ गई। ये कौन है, एज पर कंपनीज एक्ट, ये कौन है। अगर ध्यान से समझिएगा, मैंने मार्केट में इस शेयर को इशू कर दिया है 1000 रुपए पे, कितने पे इशू कर दिया मार्केट में, 1000 रुपए पे, तो सेबी कह रहा है कि साहब आपको मिनिमम एप्लीकेशन पैसे कितने लेने पड़ेंगे, 250 रुपए, क्योंकि उसने क्या बोला, 25% ऑफ दी इशू प्राइस। क्या बोला है, इशू प्राइस। इशू प्राइस और फेस वैल्यू दोनों अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है ना। हो सकते हैं क्या, होते ही है प्रैक्टिकल मार्केट में। तो 100 रुपए का शेयर मार्केट में कितने का बिक रहा है, 1000 रुपए का। मैंने कल आपको एग्जांपल दिए थे, एमआरएफ टायर का शेयर जो है वो फेस वैल्यू कितने की है, 10 रुपए की, मार्केट में कितने का बिक रहा है, 1,32,000 का। स्टेट बैंक के शेयर की फेस वैल्यू कितने की है, 1 रुपए की, मार्केट में कितने का बिक रहा है, 800 प्लस रुपए। बात समझ में आ गई। सर ये जो बीच में डिफरेंस होता है इसको क्या बोला जाता है प्यार से, सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या बोला जाता है इसको, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है ना। उसको और आगे बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, बात समझ में आ गई। अब एक और चीज ध्यान से समझ लीजिएगा, ये वाला पार्ट एक छोटा सा इंपॉर्टेंट है जो कि लास्ट ईयर में पूछा गया है पेपर में, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, ठीक है ना। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर का मतलब क्या कह रहे हैं बच्चों। फॉर एग्जांपल टाटा लिमिटेड है, कौन है, टाटा लिमिटेड। टाटा लिमिटेड को शेयर इशू करने, ठीक है ना, टाटा लिमिटेड को क्या करने, शेयर इशू। अब एक बात बताओ, अगर तुम टाटा लिमिटेड में काम कर रहे हो, तुम एम्प्लॉय हो, या फिर तुम टाटा लिमिटेड से किसी भी तरीके से एसोसिएटेड हो, तो पहले शेयर अगर मार्केट में जाएंगे तो पहले शेयर किसको मिलने चाहिए ऑफर में, पहले शेयर किसको मिलनी चाहिए, अंदर वाले लोगों को। किसको मिलनी चाहिए, अंदर वाले लोगों को या कुछ इन्वेस्टर्स को, ठीक है ना। तो अगर आप किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप को कोई भी शेयर इशू कर रहे हैं, ठीक, तो उसे बोला जाता है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। पर्टिकुलर ग्रुप या फिर प्राइवेटली किसी को अगर आप शेयर इशू कर रहे हो, एज अ पब्लिक आप नहीं दे रहे। आपको ये बात पता होनी चाहिए, अगर कोई भी कंपनी शेयर इशू करती है मार्केट में, तो पहले वो अपने एम्प्लॉइज और अपने जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं, यानी कि जो पहले से इन्वेस्टर हैं, पहले उनको एक कोटा फिक्स कर देती है कि भाई तुम इतने शेयर हैं तुम्हारे पास, ये सब्सक्राइब कर लो अगर तुम्हें करने। बाकी का बचा कुछ पार्ट किसको मिल जाता है, जनरल पब्लिक को। बात समझ में, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर मींस इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स प्राइवेटली टू रेज कैपिटल एंड नॉट टू पब्लिक इन जनरल थ्रू पब्लिक इशू। बात समझ में आ गई। प्राइवेट प्लेसमेंट इस तरीके से, दीज इन्वेस्टर आर यूजुअली आर बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, वेंचर कैपिटलिस्ट एंड इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स में एम्प्लॉइज वगैरह, इंडिविजुअल्स को करा गए एम्प्लॉइज वगैरह। वेंचर कैपिटलिस्ट बेसिकली बेटा जी इनका काम ये होता है कि आप लोगों से पैसा इकट्ठा करेंगे और फिर कहाँ पे लगाएंगे, शेयर मार्केट में, कहीं पे भी लगाएंगे। म्यूचुअल फंड्स तुम्हें पता ही होगा, ठीक है ना। जब तुम अभी 12th के एंड में पहुंच जाओगे तब मैं तुम सबको म्यूचुअल फंड के बारे में पूरा सिखा के भेजूंगा एक बार कि म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या होता है, ठीक है ना। म्यूचुअल फंड कम पढ़े लिखे लोगों के लिए, तुम लोगों को नहीं बोल रहा, हम भी कम पढ़े लिखे हैं मार्केट के हिसाब से, ठीक है ना। शेयर मार्केट के हिसाब से हम लोग भी कम पढ़े लिखे हैं। तो शेयर मार्केट में अगर कम पढ़ा लिखा आदमी है, उसको इन्वेस्ट करना है, पैसा बनाना है, तो उसके लिए बेस्ट आइटम कौन सी होती है, म्यूचुअल फंड्स, ठीक है ना। ये पूरा मैं बाद में बताऊंगा, एक मुश्किल से 15-20 मिनट का एक सेशन लूंगा जिसमें आपको पूरा प्रैक्टिकली स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि कैसे कैसे होता है। क्योंकि जब तुम लोग आगे जाके थोड़ा बहुत भी कमाना शुरू करोगे
ठीक है ना। तो थोड़ा सा पार्ट अपना इन्वेस्ट करना शुरू करना सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। अदरवाइज अगर बावली लोगों की तरह इधर उधर घूमते रहोगे तो फिर दिक्कत आएगी, ठीक है ना। आपको मिसगाइड करने वाले 36 लोग मिलेंगे, तो मैं थोड़ा सा सिखा के भेजूंगा। लास्ट ईयर वाले बैच को भी सिखाया था थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है ना। चलो आइएगा फटाफट से प्यारे बच्चों, अपन स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर्स। क्या चीज? हाँ 2 मिनट का टॉपिक है, ज्यादा छोटा ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों, अपने पास शेयर इशू करने के 2 तरीके हैं। कितने तरीके हैं शेयर इशू करने के? 2 तरीके। पहला तरीका है कि आप लमसम में इशू कर दीजिए। लमसम में इशू करने का मतलब क्या होता है? पूरा का पूरा एक ही बार में पैसा मंगा लो, जितने का भी शेयर है उतना पूरा पैसा एक बार में मंगा लो, उसे बोला जाता है शेयर इशूड इन लमसम। दूसरा मेथड कौन सा है? इंस्टॉलमेंट में। इंस्टॉलमेंट कैसे बनती है? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल मनी। आज जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सा डिस्कस कर रहे हैं? सिर्फ लमसम वाला। मेरे साथ साथ जर्नल एंट्रीज लिखेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? इन दिस केस इशू प्राइस ऑफ द शेयर इज पेबल अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन मनी। फटाफट से मेरे साथ साथ एंट्री लिखेंगे। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। पहली एंट्री के लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कैसे निकलेगा इसका? जितने भी आपको शेयर दे रखे होंगे मल्टीप्लाइड बाय इशू प्राइस ऑफ शेयर्स, ठीक है ना। जितने भी इशू प्राइस है, इसको छोटा सा एग्जांपल करेंगे फिर छोड़ूंगा, अदरवाइज एंट्री करना बेकार है, ठीक है ना। 2 एंट्रीज है क्योंकि अंदर और कुछ चाहिए। अच्छा अब सेकेंड एंट्री क्या पड़ेगी प्यारे बच्चों? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। B amount transferred to share capital। क्लियर कहानी? ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ा। अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एक छोटी सी कसम खानी है अपने को, छोटी नहीं मतलब बहुत बड़ी कसम, ठीक है ना। ये कसम पूरे चैप्टर में चलेगी, ठीक है ना। ये कसम पूरे चैप्टर में चलेगी। ये कसम इशू ऑफ शेयर्स में भी चलेगी, ये वाली कसम कहाँ पे चलेगी? इशू ऑफ डिबेंचर में भी चलेगी। ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये जो अमाउंट है टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो अमाउंट है टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अगर ये अमाउंट जितने से क्रेडिट होगा हमेशा अगली एंट्री में उतने से ही क्या होगा? डेबिट होगा।
क्वेश्चन में बेटा आंधी तूफान सुनामी जो आनी है आ जाए ऐसी की तैसी, कुछ भी लिख दे क्वेश्चन में, ठीक है ना। ये अमाउंट जितने से क्रेडिट होगा उतने से ही क्या होगा, डेबिट होगा। ये सिर्फ एक सिनेरियो में चेंज होगा, वो मैं सिखाऊंगा बहुत बिल्कुल चैप्टर के एंड में, ठीक है ना। एक सिनेरियो में चेंज होगा, वो सिनेरियो आराम से क्लासिफाई हो जाता है कि हाँ जी कहाँ पे चेंज होगा। आसान भाषा में बता देता हूँ, जब क्वेश्चन में कैश बुक बनाने को बोलेगा, इसमें तुमने 11वीं क्लास में कैश बुक बनाई थी, इसमें भी आएगी दोबारा से बनाने को, ठीक है ना। हाँ बहुत छोटी सी कैश बुक, लेकिन कुछ है नहीं, मतलब एक साइड में एक बार बस रिसीट आती जाती है, एक पेमेंट आती है, दैट्स इट, काम खत्म, ठीक है ना। अगर वो आएगी क्वेश्चन में तब ये वाली कसम तुम्हारी से टूटेगी, अदरवाइज हर क्वेश्चन में ये कसम इंटैक्ट रहेगी, पहले बोलो। बात समझ में आ गई, ठीक है। आइएगा फटाफट से, इस पे हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन करने वाले हैं। इधर चला गया, हाँ ठीक है, तुम लोग सॉल्व करके दिखाओगे, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, बस वो सॉल्व कर। एग्जाम क्या चीज, नहीं बैक साइड पे करना, बैक साइड, बैक चलो करो फटाफट, नहीं खाली आंसर लिख लो, लिख लो, वैसे लिख लो, क्वेश्चन की बाद में फिर याद नहीं रहेगा ना क्या क्वेश्चन, नहीं इसके लिए बैक साइड पे लिखना, चैप्टर के एंड में पेज छोड़ रखा है खाली, चैप्टर के एंड में पेज छोड़ रखे हैं खाली, पीछे लिख लो। करो फटाफट से सॉल्व, सिर्फ 2 एंट्रीज मारनी है, बेसिक, सिर्फ 2 एंट्रीज जो अभी मैंने लिखवाई है। पहली एंट्री कौन सी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितना पैसा आएगा बोलो फटाफट से, कितने शेयर है, 75 लाख, 7 लाख 50 75,000 शेयर है, 10 रुपए का एक, ठीक। और फिर अगली एंट्री शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना पैसा, 7,50,000, 7,50,000, ठीक है ना। डन, ठीक है, चलो मिलते हैं अपन अगली क्लास में। कल होगी क्लास, पहले बोल रहा हूँ फटाफट से, और कल भी इश्यू शेयर भी होगा, पहले बता रहा हूँ, और मेन पार्ट हो जाएगा अच्छा खासा, टाइम रहेगा 12:30 का। हाँ ना हाँ बेटा एग्जाम आ रहा है, कोई 12th क्लास है, तुम्हें क्या लग रहा है तुमके एकदम ऐसे 100 पे चलते ऐसे नहीं होने वाला, एकदम बैठ पे जाएगी। एक